जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOE 143 पर्यावरणीय समाज शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज नहीं किया है जिसमें आपके हमने 20 से 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग गैस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के आपको गैस पेपर इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है BSOE 143, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी देखिए दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, पर्यावरण नारीवाद क्या है, चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है या फिर एक आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण और नारी मुक्ति को आपस में जोड़कर देखता है। यह मानता है कि प्रकृति का शोषण और महिलाओं का दमन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को कमजोर और अधीन समझा गया है, उसी तरह प्रकृति को भी केवल उपभोग की वस्तु माना गया है। इसलिए पर्यावरण नारीवाद दोनों प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। तो यहाँ पर जो पर्यावरण नारीवाद क्या करता है, वो दोनों प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है, यानी कि नारी के शोषण के विरुद्ध और पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध आवाज उठाता है। आप देखते हैं कि पर्यावरण नारीवाद की अवधारणा क्या है। तो पर्यावरण नारीवाद की अवधारणा 1970 के दशक में विकसित हुई। इस विचार के अनुसार पुरुष प्रधान विकास मॉडल ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है और इसका सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पानी, ईंधन, चारा और भोजन जुटाने में सीधे प्रकृति पर निर्भर रहती हैं। जब जंगल कटते हैं, नदियां सूखती हैं या फिर भूमि बंजर होती है तो सबसे पहले महिलाओं का जीवन कठिन होता है। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंध क्या बताया गया है। पर्यावरण नारीवाद यह मानता है कि महिलाओं और प्रकृति के बीच एक विशेष संबंध होता है। महिलाएं जीवन को पोषित करने, संरक्षण करने और संतुलन बनाए रखने की भूमिका निभाती हैं। मातृत्व, देखभाल और सहयोग जैसे मूल्य महिलाओं से जुड़े माने जाते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में भी आवश्यक हैं। इसलिए यह दृष्टिकोण कहता है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना टिकाऊ विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि पर्यावरण नारीवाद क्या होता है। पर्यावरण नारीवाद की जो अवधारणा थी वो 1970 के दशक में विकसित हुई। उसके अनुसार क्या था, उसके अनुसार था कि पुरुष प्रधान विकास मॉडल ने प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक दोहन किया है और इसका सबसे अधिक असर किस पर पड़ा है, सबसे अधिक जो असर है वो महिलाओं पर पड़ा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं, पानी का, ईंधन का, चारे का इंतजाम सब महिलाएं करती हैं। अगर पानी सूखेगा, ईंधन कट जाएगा, यानी जंगल कट जाएंगे, तो महिलाएं कहां से ईंधन लेकर आएंगी, कहां से चारा लेकर आएंगी। तो सबसे ज्यादा असर किस पर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा असर जो है महिलाओं पर देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर हमने देखा कि महिलाएं और प्रकृति का संबंध किस तरह बताया गया है। इसके बाद पितृसत्ता और विकास मॉडल की आलोचना इसमें की गई है। तो पर्यावरण नारीवाद आधुनिक औद्योगिक विकास मॉडल की आलोचना करता है। यह मॉडल जो होता है लाभ, उत्पादन, उपभोग पर अधिक जोर देता है, जबकि प्रकृति और समाज की सीमाओं को नजरअंदाज करता है। पितृसत्तात्मक सोच ने प्रकृति को जीतने और नियंत्रित करने की वस्तु बना दिया है। पर्यावरण नारीवाद विचारक कहते हैं कि इस सोच को बदलकर सहयोग, संतुलन और सम्मान पर आधारित विकास अपनाना चाहिए। अब देखते हैं भारत में पर्यावरण नारीवाद की विचारधारा क्या है। तो भारत में पर्यावरण नारीवाद का मजबूत आधार है। यहाँ महिलाओं ने पर्यावरण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाया। भारत में पर्यावरण नारीवाद चिंतन को आगे बढ़ाने वालों में वंदना शिवा का विशेष योगदान रहा है।
उन्होंने जैव विविधता, बीज संरक्षण और महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया था। अब देखते हैं पर्यावरण नारीवाद के लक्ष्य क्या हैं। तो पर्यावरण नारीवाद के मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है पर्यावरण का संरक्षण और पुनर्स्थापन, महिलाओं को निर्णय निर्माण में समान अधिकार दिलाना, स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का सम्मान करना, टिकाऊ और न्यायपूर्ण विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो पर्यावरण नारीवाद केवल महिलाओं या केवल पर्यावरण की बात नहीं करता है, बल्कि दोनों के साझा भविष्य की चिंता करता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ शोषण का नहीं बल्कि सहयोग का संबंध होना चाहिए। जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा और प्रकृति का सम्मान नहीं होगा, तब तक सच्चा और टिकाऊ विकास संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण नारीवाद आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक विचारधारा है। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण जो नारीवाद विचारधारा है वो क्या करता है, वो करता है पर्यावरण का संरक्षण और जो है नारी के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न विरोधी आंदोलन के आधार क्या है, चर्चा कीजिए। यानी भारत में जो है खाद्यान्न विरोधी जो आंदोलन चले थे उसके आधार क्या थे, यानी कि उसका बेस क्या था जिसके आधार पर ये आंदोलन किए गए थे। भारत में खनन यानी कि खाद्यान्न गतिविधियां आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन इनके कारण पर्यावरण, समाज, स्थानीय समुदाय पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। इन्हीं समस्याओं के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न विरोधी आंदोलन उभरे हैं। इन आंदोलन के पीछे कई ठोस आधार हैं। जैसे पहला आधार है पर्यावरणीय विनाश। खाद्यान्नों के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, पहाड़ों का क्षरण किया जा रहा है, नदियां और भूजल का प्रदूषण हो रहा है और जैव विविधता का नुकसान होता है। खुले खनन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है और जल स्रोत सूखने लगते हैं। इसी पर्यावरणीय विनाश के विरोध में अनेक आंदोलन खड़े हुए। उदाहरण के लिए ओडिशा के नियमागिरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पहाड़ और जंगल बचाने के लिए खनन का विरोध किया था। इसके बाद दूसरा कारण है आदिवासी और स्थानीय समुदायों का विस्थापन। यानी कब कोई जंगल में मान लीजिए खनन होगा तो वहां पर जो आदिवासी समूह रह रहा था तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको विस्थापन करना पड़ेगा। खनन परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को अपने पारंपरिक निवास को छोड़ना पड़ता है। ये लोग पीढ़ियों से जंगल, जमीन और जल पर निर्भर रहे हैं। विस्थापन से उनकी आजीविका, संस्कृति और सामाजिक संरचना टूट जाती है। पर्याप्त पुनर्वास और मुआवजा न मिलने के कारण विरोध तेज होता है। इसके बाद है आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव। खनन से कृषि, पशुपालन, वनोपज और मछली पालन जैसी पारंपरिक आजीविकाएं प्रभावित होती हैं। प्रदूषण के कारण खेत बंजर हो जाते हैं और पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है जो आंदोलन का एक बड़ा आधार बनती है। इसके बाद चौथा आधार है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। खनन क्षेत्रों में धूल, जहरीली गैसें और रासायनिक अपशिष्ट फैलते हैं। इससे श्वसन रोग, त्वचा रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। स्थानीय लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। स्वास्थ्य संकट के कारण लोग खनन के खिलाफ संगठित होते हैं। इसके बाद पांचवा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का संकट। आदिवासी समाज की धार्मिक आस्थाएं पवित्र पहाड़, जंगल और नदी नालों से जुड़ी होती है। खनन इस पवित्र स्थलों को नष्ट करता है जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान पर खतरा आता है। इस कारण आंदोलन आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण का भी रूप लेते हैं। इसके बाद एक कानूनी अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी। अक्सर खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति नहीं ली जाती या कानूनों का सही पालन नहीं होता। वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों की अनदेखी से लोगों का असंतोष बढ़ता है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा भी आंदोलन का प्रमुख आधार बनती है। इसके बाद है बड़े कॉर्पोरेट हितों का वर्चस्व। खनन से लाभ मुख्यतः बड़ी कंपनियों और उद्योगों को होता है जबकि नुकसान स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ता है। इस असमानता के विरोध में लोग संगठित होकर आवाज उठाते हैं। देश में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों ने यह दिखाया कि विकास के नाम पर लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो भारत में खाद्यान्न विरोधी आंदोलन के आधार पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी अधिकार, आजीविका, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। ये आंदोलन विकास के विरोधी नहीं है बल्कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास की मांग करते हैं जिसमें प्रकृति और लोगों का दोनों की रक्षा हो। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की पहलों का वर्णन कीजिए। यानी चिपको आंदोलन की क्या भूमिका थी, उसका क्या महत्व था। तो चिपको आंदोलन भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय आंदोलन है जिसने जंगलों की रक्षा और जन भागीदारी के महत्व को उजागर किया। यह आंदोलन 1970 के दशक में हिमालय क्षेत्र, विशेषकर उत्तराखंड यानी तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ग्रामीण लोगों, खासतौर पर महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया। इस आंदोलन से पर्यावरण संरक्षण की सोच की नई दिशा मिली। तो यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, जंगलों की कटाई का शांतिपूर्ण विरोध किया गया था। चिपको आंदोलन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहल थी जंगलों की अंधाधुंध कटाई का विरोध करना। सरकार और ठेकेदार जंगलों से लकड़ी काट रहे थे जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था। स्थानीय लोगों ने बिना हिंसा के पेड़ों को बचाने का रास्ता चुना। वे पेड़ों से चिपक गए और कहा कि पहले उन्हें काटो फिर पेड़ काटना। यह अहिंसक विरोध आंदोलन की पहचान बना। इसके बाद इसमें जो है इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। गांव की महिलाओं ने जंगलों को अपनी आजीविका और जीवन से जुड़ा माना। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने ठेकेदारों का सामना किया और पेड़ों को बचाया। यह पहल दिखाती है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रभावशाली हो सकती है। इसके बाद स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा चिपको आंदोलन की एक बड़ी पहल थी कि इसने स्थानीय लोगों के जंगलों पर अधिकारों की बात उठाई। जंगल केवल सरकारी उद्योगों की संपत्ति नहीं है, बल्कि उन पर सबसे पहला हक वहां रहने वाले लोगों का है। आंदोलन ने यह संदेश दिया कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी हो, न कि कॉरपोरेट की जरूरतें पूरी हो। इसके बाद है पर्यावरण जागरूकता फैलाना। इस आंदोलन ने केवल जंगल बचाने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। पेड़ों का महत्व बताया, मिट्टी संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और संतुलित विकास जैसे विषयों पर चर्चा शुरू हुई। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नेताओं ने पदयात्रा, भाषणों के माध्यम से पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। इसके बाद सरकारी नीतियों पर प्रभाव। चिपको आंदोलन की एक महत्वपूर्ण पहल यह भी रही कि इसके कारण सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ा। कई क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई। यह साबित हुआ कि ये जन आंदोलन सरकार की नीतियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देना। चिपको आंदोलन ने विचार दिया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। जंगलों का उपयोग सोच समझकर किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। यह पहल आज की सतत विकास की अवधारणा से सीधे जुड़ी हुई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो चिपको आंदोलन की पहलें केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे भारत और विश्व के लिए प्रेरणा बनी। इस आंदोलन ने दिखाया कि सामान्य लोग भी संगठित होकर प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। अहिंसा, जन भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों के कारण चिपको आंदोलन आज भी प्रासंगिक है और हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की सीख देता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अध्ययन हेतु बीना अग्रवाल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीना अग्रवाल कौन थी। तो बीना अग्रवाल भारत की एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाज वैज्ञानिक और पर्यावरण चिंतक है। उन्होंने पर्यावरण के अध्ययन को केवल प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित न रखकर उसे समाज, अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन से जोड़कर देखा। उनके विचारों ने पर्यावरण अध्ययन को एक नया और व्यापक दृष्टिकोण दिया। उनके योगदान का मूल्यांकन हम लोग निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पर्यावरण और महिला संबंध का विश्लेषण किया। बीना अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण की समस्याएं महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं। ग्रामीण भारत में महिलाएं पानी, ईंधन, चारा और जंगल पर अधिक निर्भर होती हैं। जंगलों की कटाई, जल स्रोतों के सूखने और भूमि क्षरण का सीधा असर महिलाओं के दैनिक जीवन पर देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका केवल उपयोगकर्ता की नहीं है, बल्कि संरक्षक की भी है। ठीक है। इसके बाद है पर्यावरण नारीवाद में योगदान। बीना अग्रवाल को पर्यावरणीय नारीवाद की प्रमुख विचारक माना जाता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि पर्यावरणीय संकट और महिलाओं के शोषण की जड़ें एक जैसी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में हैं। उनका दृष्टिकोण भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक है। उन्होंने यह दिखाया कि महिलाओं को संसाधनों पर अधिकार दिए बिना पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। इसके बाद संसाधनों पर महिलाओं के अधिकारों की वकालत उन्होंने की। बीना अग्रवाल ने जोर दिया कि भूमि, जंगल और पानी जैसे संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। उनका मानना है कि जब महिलाओं को भूमि का स्वामित्व या निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, तब वे संसाधनों का अधिक सतत
और जिम्मेदार उपयोग करती हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय दोनों को बल मिलता है। इसके बाद है सामुदायिक वन प्रबंधन पर अध्ययन। उन्होंने सामुदायिक वन प्रबंधन पर गहन अध्ययन किया। उनके शोध से यह सामने आया कि जिन समुदायों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है वहां जंगलों की स्थिति बेहतर होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पर्यावरण प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद नीति निर्माण में योगदान। बीना अग्रवाल के विचारों का प्रभाव पर्यावरण और विकास से जुड़ी नीतियों पर भी पड़ा। उन्होंने यह सुझाया कि विकास नीतियों में पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। उनके शोध नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। ठीक है। इसके बाद है पुस्तकों और लेखों के माध्यम से योगदान। तो बीना अग्रवाल ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और शोध लेख लिखे हैं जिनमें पर्यावरण, विकास और महिलाओं की भूमिका पर गहन चर्चा की गई है। उनकी रचनाएं छात्रों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो कुल मिलाकर बीना अग्रवाल का योगदान पर्यावरण अध्ययन को एक मानवीय, सामाजिक और लैंगिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं को संसाधनों पर समान अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति मिले। इस प्रकार बीना अग्रवाल का योगदान पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BSOE 143 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।